ट्रिपल पी के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे। नॉर्मली हम लोग ट्रिपल पी को जानते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सुनते हैं ना कि आजकल सरकार जब किसी प्राइवेट प्लेयर के साथ कोलैबोरेट करती है, जैसे सड़क बनाना है तो अब सरकार के पास उतना पैसा फंड में है कि वो खुद सड़क में लगाए या फिर किसी सोशल एक्सपेंडिचर में खर्च करे, कि जिससे वृद्धावस्था वृद्धों का कंडीशन सुधरे या कोई भी और अदर एक्सपेंस में। जब रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट हो जाता है तो सरकार प्राइवेट प्लेयर के साथ पार्टनरशिप करती है। ये सब इकोनॉमिक मॉडल है। मेंस में, यूपीएससी मेंस में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिपल पी पढ़ा जाता है। यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ट्रिपल पी का कॉन्सेप्ट है, परचेजिंग पावर पैरिटी। आज जो हम आपको शुरू करेंगे, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें एक बार वर्ड यूज होगा आगे जाके ट्रिपल पी। तो इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि कभी कभी आप सुनते होंगे कि भारत ट्रिपल पी के आधार पे, वैसे आपका क्या पोजीशन है जीडीपी का वर्ल्ड में? कितने नंबर के अर्थव्यवस्था है हम लोग? फोर्थ। अभी कुछ दिन पहले ही फोर्थ हुए हैं ना। पांचवा हुए थे, फिर पांचवा से चौथा पे पहुंचे हैं। लेकिन जब आप ट्रिपल पी के आधार पे देखेंगे, कहीं कहीं आप देखेंगे कि भारत जो है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाती है ट्रिपल पी के आधार पे। तो आखिर ये क्या है ट्रिपल पी, जिसके आधार पे वही अर्थव्यवस्था जो नॉर्मल में बताता है चौथा रैंक पे है, वो अब दूसरे रैंक पे चला गया। ठीक है, तो ट्रिपल पी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ समझने का कोशिश करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय शक्ति समता। नाम से क्या लग रहा है? कुछ भी जोर से बोलो। करंट। समता का क्या मतलब? ऐसे समझिए, एकदम बेसिक से समझते हैं। अभी $1 कितना भारतीय रुपये के बराबर हो गया? 90 के आसपास। तो $1 जो है वो 90 रुपया के बराबर हो गया। लेकिन जब ये नॉर्मल आधार है इसका, मार्केट रेट के हिसाब से, मार्केट एक्सचेंज के हिसाब से, कि अभी $1 अगर आपके पास है, उसको लेके भारत में आप घूमेंगे तो भारतीय सरकार आपको 90 रुपया दे देगी। लेकिन जब ट्रिपल पी पे जाएंगे तो $1 हो जाएगा लगभग 10 रुपया के बराबर। कैसे, क्या हो रहा है? क्रय शक्ति क्षमता के हिसाब से, मतलब हम थोड़ा सोचने पे जोर देने के लिए आपको इतना स्लो किए हुए हैं। बताने के लिए तो 1 मिनट में हम बता दें, बस हम चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा पहले अपना ब्रेन एक्सरसाइज कर ले तो आपको समझने में बहुत आसानी मिल जाएगा कि क्या है। चलिए हम हिंट देते हैं हल्का सा, कि मान लीजिए कि आपके पास एक सोने का सिक्का है और आपके पास एक कॉपर का सिक्का है। ठीक है। अब क्या है कि बाजार के अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें हो सकता है कि एक सोना का सिक्का जो है, सॉरी, एक कॉपर का सिक्का जो है वो लगभग 0.0001 कॉपर के सिक्का के बराबर होगा।
सोना सिक्का के बराबर होगा। वही होगा ना, कुछ मार्केट रेट के हिसाब से हम लगाएं। लेकिन 1 मिनट के लिए एग्जिस्टिंग सिस्टम को भूल जाइए। आपका, अब आते हैं एक ऐसा व्यवस्था में जहां सबको गेहूं खरीदना है। आपको भी गेहूं खरीदना है और आपको भी गेहूं खरीदना है। आपके पास सोना का सिक्का है, आप गए सोना का सिक्का लेके गेहूं खरीदने। आपके पास कॉपर का सिक्का है, आप कॉपर का सिक्का लेके खरीदने गए। तो आप जो है एक गोल्ड का सिक्का जब दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो आपको 1 केजी गेहूं दे रहा है वो सामने वाला। और आपको क्या कर रहा है, जब 10 कॉपर का सिक्का वो ले रहा है आपसे, तब वो 1 केजी गेहूं दे रहा है। यानी कि जिसको ठस बुद्धि बोलते हैं, मोटे बुद्धि के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि एक गोल्ड का सिक्का जितना खरीद सका, उतना ही 10 कॉपर का सिक्का चीज खरीदा। यानी एक गोल्ड के सिक्के का जितना ताकत है, वो 10 कॉपर के सिक्के के बराबर है। यानी कि मार्केट को हम 1 मिनट के लिए भूल जाएं, तो क्रय शक्ति, क्रय शक्ति का मतलब क्या है कि उस सामान में कितना शक्ति है खरीद पाने का। तो ये जितना खरीदेगा उतना 10 कॉपर सिक्का जब मिलेगा उतना खरीद सकता है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, क्रय शक्ति क्षमता के हिसाब से, एक सोना का सिक्का 10 कॉपर के सिक्का के बराबर हो गया। मार्केट रेट अभी भी भाग सकता है। यहां ध्यान दीजिए कि यहां हम खरीदने के बात पे कर रहे हैं। हो सकता है मार्केट रेट ये हो कि एक अभी गोल्ड का प्राइस मान लीजिए कि 1 लाख रुपया है और कॉपर का प्राइस है 1,000 रुपया 1 केजी का, रैंडम। तो मार्केट रेट एक्सचेंज करने जाइएगा तो इस रेट पे चलेगा। लेकिन जब परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जब बात करते हैं, तो उसका स्ट्रेंथ यहां लाई करता है। तो सवाल उठता है कि जब हम मार्केट रेट पे चल रहे हैं, तो हमको क्रय शक्ति क्षमता का क्यों यूज करना पड़ रहा है? क्यों हम डॉलर को देख रहे हैं पैसा के हिसाब से? तो $1 हो जा रहा है 10 रुपया के हिसाब से, ट्रिपल पी पे। और वही जब मार्केट एक्सचेंज ले रहे हैं तो $1 हो गया 90 रुपया के हिसाब से। आखिर क्यों? तो मार्केट रेट में हमेशा समझिए कि मार्केट रेट जो है वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से है। आपके अर्थव्यवस्था में कितना डॉलर अवेलेबल है, आज के डेट में कितना डॉलर मौजूद है, उसी हिसाब से उसका रेट भागेगा। ये चीज समझ रहे हैं ना कि किसी भी हम पहले क्लास में बताए कि अगर ये पेन है, एक ही पेन है और लेने वाले 10 लोग हैं, तो इस पेन का दाम भागेगा। शुरू में बताए, ये क्या हो गया? और अगर ये 10 पेन हो गया और लेने वाला एक आदमी है, तो इस पेन का दाम गिरेगा। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। एक्सचेंज रेट, मार्केट एक्सचेंज रेट जो मूव करता है वो इसी बेसिस पे मूव करता है। जब आप देखते हैं $1 80 रुपया था, अब 90 रुपया चला गया, मतलब डॉलर आपके अर्थव्यवस्था में कम हो गया, रुपया ज्यादा हो गया। तो $1 जो है वो 90 है, या कल को 100 चला जाए, ये किस पे डिपेंड करेगा? डॉलर के अवेलेबिलिटी पे, डॉलर कितना मौजूद है आपके अर्थव्यवस्था में। इसीलिए आप देखते हैं कि जब आरबीआई, बीच बीच में रेपो रेट सब सुनते होंगे न्यूज़पेपर में, कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब आगे आएगा। अभी हम बस हिंट देने के लिए कर रहे हैं कि आरबीआई जब इंटरवीन करती है मार्केट में, तो क्या करती है, अगर ये $1 90 रुपया के बराबर है और उसको कम करना है, विपक्ष हमला कर दिया सरकार पे कि भैया आप तो, हम तो $1 मेरे समय में 50 रुपया था, आप तो 90 पे पहुंचा दिए। सरकार अगर पॉलिटिकल प्रेशर लेगी तो आरबीआई को बोलेगी। आरबीआई क्या करेगा? वैसे आरबीआई को डायरेक्टली नहीं बोल सकती है क्योंकि आरबीआई एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इनडायरेक्टली हम अगर बात करें कि वो सरकार अगर प्रेशर डालना शुरू की और आरबीआई को लगा कि नहीं ये ज्यादा हो रहा है, आरबीआई को इंटरवीन करना चाहिए, तो वो क्या कर सकती है? 1 मिनट के लिए आप आरबीआई हैं और डॉलर का एक्सचेंज रेट जो है रुपये की तुलना में भाग रहा है। यानी $1 आज 90 रुपया हो सकता है कल को 100 रुपया चला जाए। $1 और आपको बोला गया कि कुछ ऐसा कीजिए कि ये 80 पे आ जाए, 70 पे आ जाए, $1 70 रुपया के बराबर हो जाए, तो आप क्या करेंगे?
आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? बोलेगा पढ़ाए नहीं सर तो मेरे पास ऑप्शन कैसे आएगा? किसका? डॉलर का अवेलेबिलिटी कम करेंगे? डॉलर का अवेलेबिलिटी अगर कम कर देंगे तो भागेगा कि जब कम होगा? तो यही देखिए, डिमांड सप्लाई के टर्म में ही सोचना है आपको। हम एग्जैक्ट नहीं पूछ रहे हैं कि आप आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास बन गए हैं और आपको एग्जैक्ट बताना है कि ये करना है। आप ये बोल सकते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पैसा को मार्केट से निकाल लीजिए। अभी क्या हो रहा है, यानी कि पैसा और डॉलर के बीच में इम्बैलेंस हो गया, डॉलर कम हुआ पैसा ज्यादा हो गया, तो आपका रेट भाग रहा है। डिमांड सप्लाई पे सोचिएगा एकदम। देखिए आगे बहुत याद रखने में बैंड बच जाएगा, आगे यूपीएससी पूछता है इस पे ऑब्जेक्टिव। बस डिमांड सप्लाई पे खेला करना है कि डॉलर अगर ज्यादा रहा और पैसा कम रहा तो जाहिर सी बात है पैसा, एक्सचेंज रेट जो है घटेगा। एक डॉलर जो होगा वो 70 रुपया के आसपास हो जाएगा, अगर डॉलर को हम क्या कर दिए, ज्यादा कर दिए और इसको कम कर दिए। यानी आपके पास इंटरवीन करने के लिए अभी लेमैन टर्म में हम अगर बात करें तो दो ऑप्शन है। या तो इसको बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ाने का तरीका है कि हम बाहर से जब एक्सपोर्ट करेंगे सामान, अपना सामान जब एक्सपोर्ट करेंगे विदेश कंट्री में, तो उससे तो पैसा डॉलर में ही आएगा। या विदेशी कोई इन्वेस्ट करेगा मार्केट में तो उससे भी डॉलर बढ़ेगा। या आरबीआई के पास जो अपना रिजर्व है डॉलर का, वो मार्केट में पंप करना शुरू करे। बेसिक तीन चीज हम बताए, ये आगे और आएगा। लेकिन अभी हम सप्लाई, या तो डॉलर का सप्लाई मार्केट में बढ़ाएं। दूसरा हो सकता है कि अगर यहां नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो यहां जो एक्सेसिव पैसा रुपया जो लोगों के हाथ में है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा बढ़ा के हम उस पैसा को खींचना शुरू करें। न तुम्हारे हाथ में ज्यादा रुपया रहेगा, न तुम डॉलर को छेड़छाड़ करोगे। तो ये इक्विलिब्रियम चलता है मार्केट रेट के हिसाब से, इसको कोई दूसरा फैक्टर से मतलब नहीं है। लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी पे जब आते हैं तो वहां क्या होता है कि दो अर्थव्यवस्था के लाइफ स्टाइल को आप तुलना करते हैं। बात यह है कि जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो वहां पे क्या करना होता है, तुलना करते हैं आप कि यहाँ जो आदमी रह रहा है और जो अमेरिका में रह रहा है, उस दोनों के बीच में कैसे तुलना होगा। पैसा से तुलना नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि पैसा कितना ही कंपोनेंट आपके जीवन का है। पैसा अगर हम आपके पास दे ही दिए और स्कूल आपके गांव में कोई नहीं है, मान लीजिए कि आप एक जमींदार परिवार से बिलोंग करते हैं, 200 बीघा जमीन है, 200 बीघा जमीन है, लेकिन उस गांव में एक स्कूल नहीं है और एक हॉस्पिटल नहीं है। आप 200 बीघा जमीन लेके कर ही क्या लीजिएगा? आपको अगर पैसा उससे आएगा भी तो आप जाएंगे कहाँ, दिल्ली बॉम्बे ही जाएंगे इलाज करने या बच्चों को पढ़ाने। यानी वहां के लोगों का लाइफ स्टाइल पैसा पे डिपेंडेंट नहीं है, अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट है। तो मानव विकास का जो कॉन्सेप्ट आया वो यहीं से आया। देखिए अभी पहले हम लोग ओवरऑल समझ लेते हैं, फिर लिखवाने के समय में हम सब कुछ लिखवा देंगे। तो उसमें तुलना हुआ कि भाई हम कैसे तुलना करें जो अमेरिका में रह रहा है और जो भारत में रह रहा है। तब वहां पे ये कॉन्सेप्ट आया कि हम इसके पैसा को ये नहीं देखें कि मार्केट रेट में क्या मजबूती है, ये देखें इसका पैसा अगर एक आदमी को खाने के लिए, सपोज कीजिए कि आप आदमी हैं एक्स, इसको जिंदा रहने के लिए बेसिक सामान 10 सामान का जरूरत है। ये 10 सामान अगर मिल जाएगा इस आदमी को तो ये एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकता है। ठीक है। देखिए सामान अनंत है दुनिया में, मानते हैं इस चीज को, लेकिन ये भी आप जानते हैं कि बहुत ऐसा चीज है जिसको हम आज जिंदगी में टच भी ना करें तब भी हम अपना 80 साल 90 साल 70 साल जितना जिंदगी जीना हम जी सकते हैं। तो इसमें उसी बेसिक चीज का कपड़ा मान लीजिए हो गया, खाना हो गया, स्कूलिंग का कुछ कंपोनेंट हो गया, ऐसा रख के एक बास्केट ऑफ गुड्स बनाया गया, एक सामान का लिस्ट बनाया गया कि ये 10 सामान अगर आदमी को कहीं भी मिल जाए तो आदमी एक डिग्निटी के साथ जिंदगी जी सकता है। डिग्निटी समझते हैं पूरा, क्या हिंदी में बोलते हैं डिग्निटी को? गरिमा से, गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है। तो उस गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए मिनिमम लिस्ट जो है वो मान लीजिए कि तैयार हो गया कि ये 10 गुड्स है, इसको अगर आदमी को दे दिया जाए तो ये गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है। अब ये 10 गुड्स अमेरिका में कितने रुपए में खरीद रहा है?
और आप इंडिया में कितने रुपए में खरीद रहा है। जब ये तुलना हो जाएगा तो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पे डॉलर का और रुपया का मेल होना शुरू हो जाएगा। समझे बात को। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं इस चीज को, क्रय शक्ति क्षमता को समझाने के लिए। ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए कि एक गुड लिस्ट ऑफ गुड्स है, 1 to 10, 1 से लेके 10 तक। ठीक है। इसको आप अमेरिका में जब खरीदते हैं तो आपको लगता है $100। कोई अमेरिकन जब अपने बाजार में जाता है कि भैया हमको ये 10 सामान खरीदने में आज कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा, अगर हमको $100 महीना मिल जाएगा, $100 महीना मिल जाएगा, तो ये 10 हम खरीद के हम जिंदा रह सकते हैं, गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं। इसी 10 को जब इंडिया में लेके आया खरीदने, तो उसको $1,000 खर्च हो रहा है महीने का। समझे। सामान का लिस्ट सेम है, आप अपने लोकल मार्केट से ही खरीद रहे हैं, डॉलर में पे कर रहे हैं, तो $100 लग रहा है उसी सामान को उसी बाजार में खरीदने में। और इसी सामान को हम अपने बाजार में खरीद रहे हैं तो $1,000 लग रहा है। तो यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हो गया $1,000 इक्वल टू $100। क्रय शक्ति समता बोलता है कि ये दोनों बराबर हो गया, यानी इस हिसाब से 1 रुपया जो हो गया, सॉरी, $1 जो हो गया वो लगभग आपका $10 के बराबर हो गया। अब जो अर्थव्यवस्था का गणना होगा परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, वो इसी रेशियो पे जाएगा। मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि मेरा $3.6 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो गया, जिसको आप 5 ट्रिलियन सुनते हैं ना, मोदी जी बोलते हैं हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। अभी हम 3.6 के आसपास कहीं खड़े हैं। तो जब आप पूछेंगे कि मेरा रुपया के टर्म में कितना है, तो नॉर्मल जब आप ये करेंगे, नॉर्मल जब गुना भागा करेंगे, तो 3.6 इंटू $1 जो $90 के हिसाब से है वो गुना करेंगे, यानी ये मार्केट रेट के हिसाब से आपका इतना ट्रिलियन का जीडीपी हो गया रुपया में। लेकिन जब आप परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे तो आप एक 3.6 इंटू 10 करेंगे तो आपका इतना बड़ा जीडीपी हुआ। समझे बात को। दोनों में अंतर समझ गए, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो अब दूसरे पार्ट पे आते हैं जहां इसका जरूरत क्यों पड़ा, उसके लिए हम समझा चुके कि आप अगर कहीं रह रहे हैं, आपके जीवन की गुणवत्ता का अगर हमको जांच करना होगा, तो आप अपने ही लोकल मार्केट में कितना खरीद पाते हैं उसी से पता चलेगा ना कि आपका लाइफ स्टाइल क्या होने वाला है। अगर आपके हाथ में, सपोज कीजिए हम अमेरिका रह रहे हैं और आप बिहार रह रहे हैं, तो अमेरिका और इंडिया के बीच में कंपैरिजन करना होगा, तो आपके हाथ में अगर $1,000 है और मेरे हाथ में $100 है, तो $100 कितना खरीद रहा है और आप $1,000 में अपने मार्केट में कितना खरीदे, तभी ना हम आप मेरा आपका कंपैरिजन हो सकेगा, वरना कंपैरिजन कैसे होगा। तो इस कंपैरिजन के लिए ये ट्रिपल पी का कॉन्सेप्ट दिया गया कि भैया इसको मार्केट से लेना देना नहीं है, मार्केट एक्सचेंज से लेना देना नहीं है, इसको लेना देना है कि वो बंदा अपने ही मार्केट में अपने ही पैसा को यूज करके कितना सामान जरूरत का खरीद पाता है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी पे हम तीसरे नंबर पे हैं, सॉरी दूसरे नंबर पे इकोनॉमी में है, वैसे हम लोग चौथे नंबर पे हैं। तो क्रय शक्ति क्षमता का डेफिनेशन लिख लीजिए एक लाइन में। क्रय शक्ति क्षमता, क्रय शक्ति क्षमता एक आर्थिक सिद्धांत है, एक आर्थिक सिद्धांत है जो बताता है, जो बताता है कि अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों में वस्तुओं और सेवाओं की, वस्तुओं और सेवाओं की
वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी की कीमत, एक टोकरी की कीमत, बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, टोकरी की कीमत समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए यदि विनिमय दर को समायोजित किया जाए, एक्सचेंज रेट, यदि विनिमय दर को एडजस्ट किया जाए, समायोजित किया जाए। यह देशों के बीच, यह देशों के बीच वास्तविक जीवन स्तर, यह देशों के बीच वास्तविक जीवन स्तर, कौमा, मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा की क्रय शक्ति और जीडीपी की सटीक तुलना, और जीडीपी की सटीक तुलना के लिए उपयोगी है, जीडीपी के की सटीक तुलना के लिए उपयोगी है, जिसे अक्सर वर्ल्ड बैंक द्वारा मापा जाता है, जिसे अक्सर वर्ल्ड बैंक द्वारा मापा जाता है। यानी कि इसके बेसिक में कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए इसी को हम पलट दें और ऑब्जेक्टिव में आपको दिखाया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत के आधार में है, और ऑप्शन दे दिया एक कि वस्तुओं का मूल्य सभी देशों के क्रॉस समान होना चाहिए। तो यही हुआ कॉन्सेप्ट कि अगर हम एक्सचेंज रेट को समायोजित करें, मान लीजिए $1 10 के हिसाब से मान लें, तो वस्तु का ये जो बास्केट ऑफ गुड्स है, इसका दाम आपको जितना इंडिया में लग रहा है उतना ही अमेरिका में लग रहा है। $1 को 90 के हिसाब से नहीं चल के 10 के हिसाब से चलेंगे, यानी उसको एडजस्ट किए तो मार्केट रेट में समानता आ गया, आपका डिफरेंट डॉलर्स और रुपया में समानता आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग मानव विकास सूचकांक की ओर। मानव विकास सूचकांक, ये बास्केट ऑफ गुड्स जो बोले वर्ल्ड बैंक द्वारा मापा जाता है, बास्केट ऑफ गुड्स जो है वो डिसाइड करती है वर्ल्ड बैंक, समय के हिसाब से आपके लाइफ स्टाइल के लिए जो मिनिमम जरूरी चीज है उसका वो तैयार करती है, उसको देखती है कि अमेरिका में कितना खरीद सकते हैं, इंडिया में कितना खरीद सकते हैं, और उस हिसाब से उसका एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। सारा सामान उसमें नहीं डालेंगे, सिर्फ क्या उपयोगी है वो भी हम अपने हिसाब से नहीं डिसाइड करेंगे, वो वर्ल्ड बैंक का पैनल होता है वही डिसाइड करता है। मानव विकास सूचकांक देखिए, तो सबसे पहले क्या है कि मानव विकास का कॉन्सेप्ट आया क्यों, थोड़ा उसके पीछे समझिए कि होने क्या लगा कि जब कौन कंट्री कितना प्रोग्रेस कर रहा है, तो शुरुआत में उसको देखा जाने लगा कि जीडीपी के बेसिस पे हम तुलना करते हैं, देश का अर्थव्यवस्था जो जिसका जितना बड़ा है, जितना तेजी से बढ़ रहा है, उस हिसाब से हम समझ रहे हैं कि ये देश उतनी तेजी से बढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है, और इसके नागरिक उतने ही खुश हैं, उतने ही अच्छे हैं, उतना ही जीवन स्तर उनका अच्छा है। लेकिन इसमें दिक्कत आने लगा कि पैसा एक पैमाना नहीं हो सकता है मानव की गुणवत्ता के, मानव की जिंदगी के गुणवत्ता को डिसाइड करने के लिए। ईरान में बहुत तेल है, अभी के हिसाब से मान लीजिए अगर हम सब कुछ भूल जाएं तो ईरान में बहुत तेल है, अगर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है तो बहुत पैसा भी कमा रहा है। लेकिन आज के करंट के कॉन्टेक्स्ट में उस पैसा का क्या कर सकता है वो, जब उसको पता है कि रात में हम सोए हैं ऊपर से बम गिर जाएगा, है ना, स्कूल तबाह हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि सिर्फ जीडीपी आपके पैरामीटर, आपके गुणवत्ता के, जिंदगी की गुणवत्ता को डिसाइड नहीं कर सकता है।
इसका छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए दो घर का हम तुलना कर रहे हैं कि इसमें 5 आदमी हैं, ए बी सी, 4 ही आदमी लेते हैं, ABCD, इसमें 1 2 3 4। ठीक है। अब क्या है कि हम इस घर में एक पहला आदमी का इनकम है 5,000 रुपया। उसके बाद दूसरे का इनकम है 3,000 रुपया। तीसरे का इनकम है 3,000 रुपया। मान लीजिए 4,000 रुपया है इसका। इस घर का टोटल इनकम हम बोलेंगे कितना हुआ? 60,000, 60,000 रुपीज। इस घर पे आते हैं, यहाँ पे पहले का इनकम है 15,000, दूसरे का इनकम है 15,000, तीसरे का इनकम है 15,000, चौथे का इनकम है 15,000। तो इस घर के मतलब, और इस घर में ऐसा समझिए कि ये सब में आपस में पैसा एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब जो जिसका है उसी का है। हमको ओवरऑल घर के बेसिस पे देखना है। तो इसमें आप अगर एक लेमैन की तरह सोचते हैं तो आपको सबसे खुश घर कौन दिखाई देगा दोनों में? इधर वाला, क्योंकि सबका आय बराबर है। इसमें क्या है, एक को ओवरऑल एवरेज दोनों बराबर ही आमदनी है दोनों घर का। लेकिन ज्यादा अच्छे से अगर सारे मेंबर्स का लाइफ स्टाइल का बात करें तो सारे मेंबर्स का लाइफ स्टाइल इसमें ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इसमें क्या है, एक तो 50,000 कमा रहा है, बाकी को खाने पे भी आफत है, 4,000 3,000 रुपया साल का इनकम है। तो बेयरली सस्टेन कर रहा है। कल को अगर उसके मन में कुछ विरोध का भावना आएगा तो क्या करेगा? तीनों मिलके इसके घर में डकैती डालेगा, करेगा ही। जहां भी असमानता बढ़ना शुरू होगा किसी भी समाज में, वहां पे धीरे धीरे लोगों में रोष पैदा होने लगता है। चाहे वो जेनजी का आप अभी नेपाल वाला देख रहे हैं, वहां क्या हुआ, यही हुआ है। करप्शन बहुत ज्यादा था, बेरोजगारी था। जो ऊपर लेयर था वो पैसा कमाए जा रहा है, नीचे वाले के पास पहुंच ही नहीं रहा है। तो यहां पे क्या हो गया कि अब एक दूसरे साइड से भी सोचिए, अब क्या हो गया, ये 50,000 वाला, अगर हम आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछें कि इस साइड 50,000 वाले का कितना प्रोबेबिलिटी है कि ये अगले साल 1 लाख रुपया कमाएगा, और 4,000 वाले का कितना प्रोबेबिलिटी है कि ये अगले साल 1 लाख रुपया कमाएगा? मतलब दोनों में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसका है? 50,000 वाले का। तो ये ऊपर है ही बैठा हुआ, और इसको अब इनकम दोगुना करने तिगुना करने का भी रिसोर्स ज्यादा है। नीचे वाला और गरीब होता जाएगा, ऊपर वाला और ये होता जाएगा। सपोज कीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये 1 लाख रुपया कमाने लग जाए, और ये जो है इसी पे रह जाए या इसका उसी प्रोपोर्शन में बढ़े, सबका दूना हो गया मान लीजिए 1 मिनट के लिए। दूना हो गया तो ये 1 लाख रुपया कमाया, ये 6,000 रुपया कमाया, ये भी 6,000, ये 8,000। ठीक है, तो यानी कि ये बढ़ के आपका 1,20,000 रुपया हो गया इनकम। अब आप बोलेंगे घर का इनकम तो दोगुना हो गया, लेकिन एक्चुअली में मेजर बढ़ा किसी एक का, बाकी तो 2 2 4 4 हजार रुपया के हिसाब से बढ़ा है। तो घर के लेवल पे जो पिक्चर आपको आ रहा है वो क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा है कि नीचे जो है लास्ट आदमी, जो आपके बोलते हैं ना बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो आपके समाज का सबसे लोअर तबका में जो लोग बैठा हुआ है, उसके पास क्या पहुंच रहा है, उससे आपके जीवन का या उस समाज के गुणवत्ता का पता चलता है। एक 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 समृद्धशाली समाज हम उसको मानते हैं जिसमें हर एक आदमी को खाना मिल रहा है, हर एक आदमी को घर मिल रहा है, और हर एक आदमी का स्वास्थ्य अच्छा है, हर एक आदमी का शिक्षा अच्छा है। तो ये लोग जो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्री वगैरह थे, वो लोग बोलने लगे कि सिर्फ जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ जब हम मॉनेटरी टर्म में बात करते हैं, पैसा पैसा पैसा, तो उससे हमको पता नहीं चलता है कि विकास हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट आया डेवलपमेंट का, विकास और ग्रोथ। अंतर समझिएगा, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है।
ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये सब कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो ग्रोथ का डेवलपमेंट सीधा बात है कि आप अगर छोड़ भी देंगे, बच्चा 5वां में है और 10वां में जाएगा, तो शरीर वैसे भी बढ़ेगा। लेकिन जब दिमाग उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता है, तब आप बोलते हैं डेवलप्ड हो रहा है, मेच्योर हो रहा है। नहीं तो आप क्या बोलते हैं, शरीर तो बढ़ गया, मेच्योर नहीं हुआ, ये लड़का बच्चा का बच्चा ही रह गया। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट वही है कि ग्रोथ जब इकोनॉमिक टर्म में बात करते हैं, सिर्फ कि पैसा बढ़ रहा है, 2,000 रुपया आज आप कमा रहे थे, कल 4,000 ये कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। लेकिन डेवलपमेंट तब माना जाएगा जब उसके हर एक कंपोनेंट का लाइफ स्टाइल बदल रहा है, शिक्षा का स्तर बदल रहा है, स्वास्थ्य का स्तर बदल रहा है, और पॉकेट में आमदनी जो खर्च पैसा है वो भी बढ़ रहा है। तो ग्रोथ डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्ट सुनते होंगे। इसी के बाद आया GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। भूटान इसी को मेजर करता है। आप जीडीपी जीडीपी करते हैं, भूटान GNH बोलता है। उसमें ओवरऑल आपके खुशी, आप समाज में हैं और आप खुश नहीं, आपको मान लीजिए स्वास्थ्य भी दिए, शिक्षा भी दिए, लेकिन मेंटल टेंशन इतना ज्यादा है, इतना कॉम्पिटिटिव सोसाइटी है कि आप दिन में आपके दिमाग में एक अवसाद भरा हुआ है। तो फिर आपके जीने का क्या है, आप मशीन हैं, आप आदमी नहीं हैं। तो भूटान बोलता है, एक कंसेप्ट ऊपर ले गया, बोला कि हम पैसा और डेवलपमेंट नहीं काउंट करेंगे, हम आदमी के इंडिविजुअल लेवल पे हैप्पीनेस देखेंगे, और उसमें हम इन्वायरमेंट का कंपोनेंट भी देखेंगे, क्योंकि आप जितना इन्वायरमेंटल पर्यावरण के नजदीक है, उतना ज्यादा आपका मानसिक स्थिति ठीक रह रहा है, आपका समाज जो है ओवरऑल रूप से ज्यादा स्टेबल है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको आगे दिखेगा, कहीं कहीं टर्म मिलेगा, तो समझिएगा ये एक विकास के दर को ही मेजर करने का तरीका है। बस इसमें क्या किया गया है, सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट को, सिर्फ पैसे को नहीं कैलकुलेट किया गया है, दूसरे दूसरे कंपोनेंट को भी लिया गया है, जिससे विकास और खुशी दोनों मिले, जिसको हम लोग भी बहुत दिन से खोज रहे हैं, जब से मोदी जी आए हैं तब से। विकास नाम का एक, सुने ना, विकास आ रहा है। बिहार इलेक्शन में जो मीम बनता था कि चाची विकास आ रहा है, तो विकास कौन जात है। चलिए लिखिए, हेडिंग दीजिए, मानव विकास की अवधारणा। मानव विकास की अवधारणा समय के साथ विकसित होती रही है। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी लिखवाएंगे, आज इसमें समझाने वाला पार्ट खत्म हो गया है, अब बस लिखवाना है। मानव विकास की अवधारणा समय के साथ विकसित होती रही है। अवधारणा, कॉन्सेप्ट, पहले किसी देश के विकास को, पहले किसी देश के विकास को मुख्य रूप से उसकी आर्थिक वृद्धि से मापा जाता था। पहले किसी देश के विकास को मुख्य रूप से, मुख्य रूप से उसकी आर्थिक वृद्धि से मापा जाता था। मुख्य रूप से उसकी आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ से मापा जाता था। जैसे कि जीडीपी, जैसे कि जीडीपी, राष्ट्रीय आय इत्यादि। जीडीपी, राष्ट्रीय आय इत्यादि। लेकिन धीरे धीरे यह महसूस किया गया, लेकिन धीरे धीरे यह महसूस किया गया, लेकिन धीरे धीरे यह महसूस किया गया कि केवल आय बढ़ना ही, केवल आय बढ़ना ही विकास का सही मापदंड नहीं हो सकता है। केवल आय बढ़ना ही विकास का सही मापदंड नहीं हो सकता है।
यदि लोगों को यदि लोगों को यदि लोगों को अच्छी शिक्षा यदि लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन स्तर नहीं मिल रहा है, सम्मानजनक जीवन स्तर नहीं मिल रहा है, तो वो समाज वास्तविक रूप से वास्तविक रूप से विकसित नहीं माना जा सकता। विकसित नहीं माना जा सकता। इसी सोच के आधार पे पैराग्राफ चेंज करके, इसी सोच के आधार पर इसी सोच के आधार पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसी सोच के आधार पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ब्रैकेट में यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, इसी सोच के आधार पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ब्रैकेट में हिंदी वाले यूएनडीपी लिखिएगा, इंग्लिश वाले यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मानव विकास के अवधारणा को आगे बढ़ाया। मानव विकास के कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को आगे बढ़ाया। मानव विकास का वास्तविक अर्थ है मानव विकास का वास्तविक अर्थ है लोगों की क्षमताओं का विस्तार करना, लोगों की क्षमताओं का विस्तार करना, ताकि वे ताकि वे स्वस्थ जीवन जी सकें, ताकि वे स्वस्थ जीवन जी सकें, कौमा, स्वस्थ जीवन जी सके, कौमा, शिक्षा प्राप्त कर सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें और सम्मानजनक जीवन स्तर हासिल कर सकें, और सम्मानजनक जीवन स्तर हासिल कर सकें। यूएनडीपी के अनुसार यूएनडीपी के अनुसार यूएनडीपी के अनुसार मानव विकास का मुख्य उद्देश्य यूएनडीपी के अनुसार मानव विकास का मुख्य उद्देश्य यूएनडीपी के अनुसार मानव विकास का मुख्य उद्देश्य। आप अपना नोट दिखाई तो ऐसे करिए, तो इनको इनको आप ऐसे करिए, तो कॉपी कॉपी दिखाई, कॉपी सीधा सीधा ऐसे। हाँ, ठीक है। आप देखिए, एक काम मोस्टली थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें और सुधार चाहेंगे। अभी जब आप लोग लिख रहे थे तब नजर गया मेरा, दोनों साइड से ना इतना इतना मार्जिन छोड़िए। इस साइड भी लगभग इतना मार्जिन छोड़िए, इस साइड भी इतना मार्जिन छोड़िए। आइडिया ये है, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि नोट का बहुत रिलीवेंट नहीं है अनटिल अनलेस कि आप इसको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप आज पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है एग्जाम बहुत लोग 3 साल बाद अपियर होंगे,
तो अपियर होंगे। तो जब आप करंट अफेयर्स या कोई चीज पढ़ रहे हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है, कुछ नया एडिशन हो रहा है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ही कुछ नया चेंज आया आपके आते आते, तो आप यहाँ पे आपके पास वो स्पेस रहेगा इलेबोरेट करने का, ऐड करने का, तो आपको बार बार इस नोट पे पलट के आने का मौका मिलेगा, नहीं तो ये कॉपी रद्दी हो जाएगा। प्लस दूसरा बात ये है कि जब आप यूपीएससी का नोटबुक देखेंगे, बाजार में देखें कभी यूपीएससी वाला कॉपी जो मिलता है, दोनों साइड से एक्चुअल A4 पेज कुछ ऐसा होता है, आपको इतना ऐसे करके ये पैरामीटर छोड़ा होगा और नीचे खाली रहेगा, यानी कि आपको लिखना इतने ही दूर में होता है। तो जब आप प्रॉपर उस फॉर्मेट में लिखते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ से शुरू किए और यहाँ आए, तो आप 100 वर्ड लिखे कि 150 वर्ड लिखे, जैसे होता है ना यूपीएससी में देखेंगे कि क्वेश्चन पूछता है कि 150 शब्दों में लिखें। तो अब आप बोलेंगे कि सर टाइम का इतना कॉन्स्टेंट है मेंस में, और 150 शब्द में लिखना, बैठ के गिनेंगे क्या उसको? कोई गिनता नहीं है। कैसे होता है? जैसे हम, मेरा अपना अनुभव था कि जब हम लिखते थे, तो यहाँ से यहाँ में हम 100 वर्ड लिखते थे, वो स्पेसिंग बड़ा ये करके, कोई 150 इसी में लिख देता था, लेकिन मोस्टली मेरा 100 आता था। तो यानी हम मान के चलते थे यहाँ से यहाँ पहुंचे, और पीछे आधा पे आए, तो 50 वर्ड हुआ। तो इसमें आपका 150 वर्ड जो है वो ऐसे ही कवर होगा, आपको ऐसे ही लेके चलना है। तो यूपीएससी वाला कॉपी लेके आप आगे बढ़ेंगे, तो आपका ये हो जाएगा, आइडिया लगेगा। तो अभी से ही प्रैक्टिस करेंगे, और नहीं अगर वो कॉपी खरीद सकते, तो जैसे ये मोड़े हुए हैं ना आपका, हाँ वो, हाँ उतना उतना दोनों साइड से छोड़ेंगे, एक रूलर लेके और उसको मार्क कर देंगे तो हो जाएगा। कहाँ थे हम लोग? ठीक है, इसमें आप पहले यूएनडीपी जहाँ लिखे हैं, वो आपके लिए एक होमवर्क है, यूएनडीपी के बारे में आप कम से कम 150 शब्द में, ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिपोर्ट क्या क्या पब्लिश करती है यूएनडीपी, ये आप अपने एंड से गूगल करके एक अच्छा नोट बनाएंगे और ऐड कर लेंगे अपने इसमें। क्योंकि ये सब संस्था ऐसा है जो किस कहीं आपको कवर नहीं होगा। इकोनॉमिक्स में हम फेंक देंगे कि भैया जो आईआर पढ़ाएगा आपको वो बताएगा, आईआर वाला बोलेगा कि भैया ये पूछेगा कि मेरा तो विदेश से लेना देना नहीं है, हम क्यों इसको बताएं। तो ये सब ऐसे ही छूटता चला जाएगा। तो मेरा आइडिया ये है कि जैसे जैसे जो टर्म आए, थोड़ा सा एफर्ट आप डालिए, और कुछ नहीं, 100 150 वर्ड में बस हेडिंग दीजिए कि यूएनडीपी क्या है, इसका है। अगर फोकस करने के लिए हमसे पूछेंगे कि क्या फोकस करना है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेनली क्या है, उसके बाद हेडक्वार्टर जरूर ध्यान दीजिए कहाँ है, मेन फंक्शन क्या है, और कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो पब्लिश करती है। ये 4 5 चीज पे फोकस करके निकल जाइए। इससे क्या होगा कि यूपीएससी में अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, या तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछेगा, या फिर उस रिपोर्ट्स के बारे में पूछेगा कि ये रिपोर्ट कौन ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। तो आपका पैरेलली ये तैयारी होता जाएगा। तो आज के लिए होमवर्क हो गया यूएनडीपी का, आप एक ऐसा तैयार करेंगे कि क्या है, इसका क्या फंक्शन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है। क्षमताओं का विकास लिखें, एक वर्ड हम लिखे, यूज किए हैं अभी, लिखे हैं ना आप लोग? क्या है क्षमताओं का विकास, और क्षमताओं का विकास ही इतना जरूरी क्या क्यों है? हम लोग इसको कभी कभी पूछता है इंटरव्यू में कि अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच क्या है। ये जो कैपेबिलिटी अप्रोच है, क्षमताओं का विकास का जो अप्रोच है, वो अमर्त्य सेन द्वारा दिया गया है। अमर्त्य सेन जो भारतीय इकोनॉमिस्ट है, तो वो दिए थे। तो कैपेबिलिटी अप्रोच बेसिकली ये बोलता है कि हम, बस वही अपना पुराना कहावत जो गांव घर में आप बचपन में भी सुने होंगे, कि किसी को आप ज्यादा ताकतवर तब बनाते हैं जब किसी को मदद करने का 2 3 तरीका है। आप उसको मछली दे दिए, या आप उसको मछली मारने का तरीका बता दिए।
तो ज्यादा पावरफुल वो आदमी कब होगा? जब वो तरीका सीख लिया, क्योंकि वो खुद केपेबल है, आज उसको मन नहीं है, नहीं जाएगा मछली मारने। दूसरे वाले में क्या है कि वो अब मेरे आगे पीछे करेगा, तब हम मेरा मन खुश हुआ तो हम आज उठा के मछली दे दिए, भैया आज तुम मछली खा लो। दूसरे में अगर उसको मारने का तरीका पता है तो वो खुद से जा सकता है। तो इम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो जो सशक्तिकरण का तरीका होता है, वो ज्यादा अब कैपेबिलिटी अप्रोच पे देखेंगे। आप देखिए कोई भी चीज में, चाहे आप पुराना समय उठाइए, भारत सरकार जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, विभिन्न रोजगार योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि पहले क्या होता था कि सरकार एक्ट लाती थी, योजना लाती थी, और योजना के हिसाब से कुछ पैसा देना शुरू की, कुछ आर्थिक मदद किया, कुछ खाने पीने का मदद किया, जो भी मदद होगा मदद बांटती थी। धीरे धीरे क्या करने लगा कि सरकार सेकंड स्टेज में आया, तो बोला नहीं, बांटने से पहले उसको अधिकार देंगे, यानी एक डिग्री पावर आगे बढ़े। पहले क्या था कि आप युवा हैं तो आपको 2,000 रुपया का, बेरोजगार है तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अब आपको हम एक एक्ट लाए और बोले जो भी युवा बेरोजगार है वो उसका अधिकार है कि सरकार से अपना हक मांगे। तो पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया, क्योंकि युवा का वो, पहले में क्या था कि आप एक बेनिफिशियरी थे, हिंदी में जो भी बोलते लाभार्थी थे, आप किसी योजना के लाभार्थी थे। अब आप लाभार्थी नहीं, आप पार्टनर है, क्योंकि आपको आपका वो हक है। अब इससे भी एक डिग्री आगे जाएंगे तो हम बोलेंगे कि आपका हक जो है, सरकार का जिम्मेदारी है कि आपको ट्रेनिंग दे, वोकेशनल ट्रेनिंग दे, स्किल ट्रेनिंग दे, ताकि आप हक मांगने के बजाय वो हक खुद से क्रिएट कर सके, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके। तो जब आप 1950-60 से डेवलपमेंटल स्कीम के बारे में जब आप ध्यान देंगे, तो आप देखेंगे कि पहले आपको लाभार्थी बनाया गया, बाद में इसको अधिकार बनाया गया, और अब आपकी क्षमताओं पे ज्यादा जोर दिया गया, ताकि कैपेबिलिटी कैपेसिटी आपका बढ़े और आप खुद सृजन कर सके रोजगार को। तो जो हम क्षमताओं का कैपेबिलिटी लिखे, डेवलप क्षमताओं का विकास लिखे, वो बेसिकली सरकार जब सोचना शुरू किया कि हम अब ऐसा अवसर क्रिएट करें और इतने कैपेबल लोग बना दें कि वो खुद ही डेवलप होना शुरू कर दें, तो मेरा सरकार का काम हो गया, सरकार को इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये कैपेबिलिटी अप्रोच जो है, जहां हम क्षमताओं का विकास लिखा है, वहां उसका कॉन्सेप्ट यही है। नेक्स्ट लाइन लिखिए। इस विचार को मापने के लिए, इस विचार को मापने के लिए रुक जाइए। मानव विकास का मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक विकल्प और अवसर देना, प्रदान करना है। मानव विकास का मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक विकल्प और अवसर प्रदान करना है, ताकि वे अपनी क्षम ताकि वे अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सकें। ताकि वे अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सकें। इसी विचार को मापने के लिए, इसी विचार को मापने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, HDI, मानव विकास सूचकांक तैयार किया गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया गया, जिसे पहली बार जिसे पहली बार 1990 में जिसे पहली बार 1990 में UNDP द्वारा प्रकाशित किया गया। जिसे पहली बार 1990 में यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया। मतलब तीन चीज हम बताए। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये दिखाने के लिए HDR लाया, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और पब्लिश कौन किया? UNDP। ठीक है। अब होगा क्या कि हर साल HDR रिलीज होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो साल दर साल रिलीज करता है UNDP। आपको वहां पे जो आप जगह छोड़े रहेंगे वहां पे हर साल का अपडेट करेंगे। जिस साल आप तैयार होंगे एग्जाम देने के लिए तो उस साल का अपडेटेड रहेगा, तो आप करंट अफेयर्स का तैयारी आपका उसी हिसाब से चलता चला जाएगा। आपको अगर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आएगा तो उसमें देखना है सबसे पहले इंडिया के हिसाब से रैंक और स्कोर। ओवरऑल पे आप बहुत फोकस नहीं भी करें, इंडिया को फोकस रखना है कि इंडिया का क्या रैंक है, स्कोर क्या है, बगल वाले कंट्री के साथ अच्छा है बुरा है। और ये सब देख के आप दिमाग में फ्रेमवर्क बना के चलेंगे तो आपका पैरेलली UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी होता चलेगा। बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि UPSC आपको BPSC टाइप से पूछेगा कि इंडिया का क्या रैंक था HDR 2026 में। हालांकि कभी कभी एक आध बार वो भी करता है, लेकिन UPSC में जब आप कोई लंबा एस्से टाइप लिख रहे हैं या कोई मेंस का आंसर लिख रहे हैं, वहां जब आप मेंशन करेंगे कि हम पहले HDR में यहाँ थे अब हमारा रैंकिंग यहाँ हो गया, या किसी रिपोर्ट का हवाला देते हैं UN जैसे रिपोर्ट का, तो आपका वेट बढ़ता है आंसर का। अब लिखिए मानव विकास सूचकांक क्या है? HDI क्या है? छोटा में ही लिखिए HDI क्या है। HDI एक समग्र सूचकांक है। HDI एक समग्र सूचकांक है। HDI एक समग्र सूचकांक है। समग्र सूचकांक को इंग्लिश में कंपोजिट इंडेक्स, जो मानव विकास की तीन प्रमुख उपलब्धियों को मापता है। जो मानव विकास के तीन प्रमुख उपलब्धियों को मापता है। लंबा और स्वस्थ जीवन, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ज्ञान या शिक्षा, एजुकेशन। और तीसरा सम्मानजनक जीवन स्तर। सम्मानजनक जीवन स्तर, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें लिख लेना है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब आप अगर देखेंगे कैटेगरी वाइज तो तीन कैटेगरी को पकड़ा। एक हेल्थ पकड़ लिया, दूसरा एजुकेशन पकड़ लिया, तीसरा आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब क्या है कि जितना, जैसे इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ही लिमिटेड वे में पकड़ा है। आगे बताएंगे कि इसमें क्या लिया है, इसमें क्या लिया है, इसमें क्या लिया है। अभी ओवरऑल हम बात करें कि कैसे सोच बदलता है वो दिखाने के लिए। यहाँ सम्मानजनक जीवन स्तर को वो सिर्फ GNI से तुलना किया है, राष्ट्रीय आय से तुलना किया है, ग्रॉस नेशनल इनकम, जो हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे उससे कंपैरिजन हुआ है। अब ये मत लिखिए, ये हम आगे लिखवाएंगे आपको सम्मानजनक जीवन स्तर में क्या है। लेकिन इसी में क्या है कि सपोज कीजिए कि आप बोले नहीं, पैसा तो हम मान लीजिए किसी के हाथ में दे दिए,
लेकिन वो जो सांस ले रहा है वो हवा बहुत गंदा है, तो उसका सम्मानजनक मानेंगे हम क्या? नहीं मानेंगे ना। तो वो जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पे जब जाता है, तो वो सब धीरे धीरे इसी के पैरामीटर को वो इंक्रीज करता चलता है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जो है अपने हिसाब से गोल पोस्ट रखती है, और चीज़ों को उस हिसाब से मूव करवाने का कोशिश करती है। तो अभी यूएनडीपी का हम लोग देख रहे हैं, तो यूएनडीपी में यही तीन डायमेंशन है, ये तीन डायमेंशन है। पहला हो गया हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, तीसरा क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अब लिखिए, पहला लंबा और स्वस्थ जीवन। अब बोलिए सर, लंबा और स्वस्थ जीवन लेके करना क्या है? अंत में तो मर ही जाना है। क्या है? देखिए, इस आयाम को मापने के लिए, इस आयाम को मापने के लिए, इस आयाम को मापने के लिए जो हिंदी वाले हैं वो लिखेंगे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। इस आयाम को मापने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जो इंग्लिश वाले हैं ब्रैकेट में लिखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये समझना होगा कि ये डायमेंशंस, तीन डायमेंशन को पकड़ाइए। अब इसको मेजर कैसे करेंगे? लंबा और स्वस्थ जीवन को कहीं ना कहीं हम जब तक नहीं डिफाइन करेंगे, तो हम किस चीज को मेजर करेंगे? तो ये बोला लंबा और स्वस्थ जीवन का एकमात्र पैमाना है यूएनडीपी के हिसाब से कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये क्या होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है, तो मान लीजिए कि आज से 50 साल पहले आप, बहुत सारा बीमारी था और ऐसा लगता था कि बच्चा जन्म लेगा तो हो सकता है 50 साल 60 साल जाते जाते वो खत्म हो जाएगा। आज कम से कम इतना मेडिकल सुविधा सब पहुंचा है, तो आप बोल सकते हैं कि 70 साल 72 साल हम लोग एवरेज जिंदा रह सकता है। यानी कि बचपन के समय जब बच्चा पैदा लिया उस समय मेडिकल कंडीशन ऐसा है कि वो 72 साल तक जिंदा रहे। तो इसी को लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बोलते हैं। ये ओवरऑल आपके हेल्थ सिस्टम को, इकोसिस्टम को दर्शाता है। तो इसको लिख लीजिए एक लाइन। जीवन प्रत्याशा का अर्थ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का अर्थ है, जीवन प्रत्याशा का अर्थ है किसी देश में, किसी देश में जन्म लेने वाले व्यक्ति के, किसी देश में जन्म लेने वाले व्यक्ति के औसतन कितने वर्ष जीवित रहने की संभावना है? औसतन कितने वर्ष जीवित रहने की संभावना है? यह आंकड़ा, यह आंकड़ा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, पोषण स्तर, पोषण स्तर, स्वच्छता, स्वच्छता और जीवन शैली को दर्शाता है। स्वच्छता और जीवन शैली को दर्शाता है।
ठीक है। अभी सेंसस रिपोर्ट आएगा, उसमें आपका अभी का लाइफ ये सब पैरामीटर भी दिखाएगा। वैसे ये बिहार, ये सॉरी, भारत सरकार का जो रजिस्ट्रार होता है, वहाँ से उस ऑफिस से निकलते रहता है, सर्वे होता है, एनएफएचएस सर्वे सुनते होंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। उससे ये सब रिपोर्ट मिलता है, टोटल फर्टिलिटी रेट और ये सब जो डेटा आता है। इसमें आप देखेंगे हमेशा एक चीज बहुत, मतलब अगर आप डेटा को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वुमेन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमेशा ज्यादा होता है मेल के कंपैरिजन में। वुमेन को हमेशा न्यूट्रिशनल एडवांटेज, ये अलग बात है कि समाज सोसाइटी ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया कि उनको इतना रिगरस झेलना पड़ता है कि उनका न्यूट्रिशनल एडवांटेज जो होता है वो बाद में गिर जाता है, और उनका बहुत हार्डशिप से गुजरना पड़ता है। मान लीजिए अगर गांव में पानी, पुराने समय का अगर आप लोग नहीं जानते होंगे, पानी अगर ये करना है, लाना है, और एक ही जगह सोर्स है 10 किलोमीटर दूर, तो माथा पे मटका या बाल्टी लेके घर की महिलाएं ही जाती थी अपने समाज में। जब अब गैस चूल्हा आ गया, पहले अगर जलावन पे बनता था, जब लकड़ी जलाते थे, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो नाक में जाता था, वो आप तो खाने जाते थे, मेल मेंबर तो केवल खाने जाता था, जो खाना बना रहा है सबसे ज्यादा धुआं वही लिया। इन सब के बावजूद महिलाएं ज्यादा दिन जिंदा रहती थी। उनका जो बर्थ के समय जो न्यूट्रिशनल एडवांटेज होता है, वो बोला जाता है, वो रिसर्च बोला है कि वो ज्यादा होता है। हालांकि सिस्टम, हम फिर से रिपीट करेंगे कि सिस्टम ऐसा बन गया है कि अगर घर में बेटा है और बेटी है, तो बेटी को गांव घर में दूध अगर कम है, आपके पास रिसोर्स कम है, तो दूध बेटा को देगा, बेटी को नहीं देगा। डिस्पाइट इसके भी वो लोग सस्टेन कर रही हैं। इसी, यही दर्शाता है अपने आप में कि एक थोड़ा न्यूट्रिशनल एडवांटेज इनको रहता है। तो आप किसी भी रिपोर्ट को उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वुमेन का ज्यादा होगा और मेल का कम होगा रिलेटिवली। अब दूसरा डायमेंशन लिखिए, नॉलेज, ज्ञान या शिक्षा। ज्ञान या शिक्षा। एचडीआई में, एचडीआई में, एचडीआई में शिक्षा के को, एचडीआई में शिक्षा को दो संकेतकों के माध्यम से मापा जाता है। दो संकेतकों के माध्यम से मापा जाता है। पहला है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? स्कूल की प्रत्याशा। अपेक्षित स्कूली शिक्षा के वर्ष। नाम से क्लियर है। ये बताता है, लिखिए, यह बताता है, यह बताता है कि एक स्कूल जाने वाले बच्चे को एक स्कूल स्कूल जाने वाले बच्चे को भविष्य में, एक स्कूल जाने वाले बच्चे को भविष्य में औसतन कितने वर्षों तक, औसतन कितने वर्षों तक शिक्षा प्राप्त होने की उम्मीद है।
औसतन कितने वर्षों तक शिक्षा प्राप्त होने की उम्मीद है? औसतन कितने वर्षों तक शिक्षा प्राप्त होने की उम्मीद है? मतलब ये यही बात हुआ कि बच्चा आज अब आपका जब स्कूल जाने के लिए आज तैयार है, तो जो सोसाइटी का डेवलपमेंट है उसी के हिसाब से आप ये बोल सकते हैं कि ये लड़का ग्रेजुएशन तक तो पढ़ ही लेगा। जैसे मान लीजिए आज से फिर चले जाइए 20-30 साल पीछे, तो अगर हम बिहार में देखते तो जो मैक्सिमम गोल होता था, वो गोल होता था 10th पास कर जाएं। ठीक है। अब कोई सिर्फ आज अगर बच्चा किसी के यहाँ पैदा लेगा और बोले कि अरे मैक्सिमम 10वां पास कर जाए, तो उसको 10 जूता अभी ये मारेगा। तो ग्रेजुएशन अब लेवल चला गया कि बच्चा नहीं भी कुछ करेगा, फेल फूल नहीं हो पढ़ने वाला रहेगा तो मिनिमम ग्रेजुएशन करेगा। यानी कि अब शिक्षा का अवेलेबिलिटी उतना ज्यादा बढ़ गया है। पहले क्या था कि उसको क्या तो बोलते थे, एक बहुत अच्छा टर्म था, लड़कियों के लिए ज्यादा वर्ड यूज होता था कि उसको बोर्ड को हम लोग बोलते थे, जब हम लोग 10th देते थे तो बोलता था कि ये विवाह, क्या तो बोलते थे, एक बहुत अच्छा टर्म उसको मजाक में ही लाइटर मोमेंट पे लेता था कि 10वां पास करने का एकमात्र उम्मीद ये होता था कि बोर्ड पास करेंगे तो शादी हो जाएगा। जो ये प्राय सब लोग गांव से हैं और जानते होंगे, अगर नहीं आप लोग इस चीज को, रियलिटी को नहीं फेस किया, लेकिन अपने घर में चाचा बाबा इन सब से बात करेंगे तो ये लोग यही बताते होंगे कि उस समय जो दादी लोग का एज होगा या मम्मी चाची का जो ग्रुप होगा, उसमें मोस्टली आपको दिखेंगे 10th 12th वाला ही। अब जो शादी हो रहा होगा उसमें रेयरली कोई दिखेगा जो 10th 12th पास किया हो, ग्रेजुएशन दिखेगा ही दिखेगा। तो ये एक ओवरऑल इकोसिस्टम बताता है कि जो समाज जितना डेवलप विकास कर रहा होता है, शिक्षा का अवेलेबिलिटी उसको एक्सेस उतना ज्यादा रहता है। तो फिर ये कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा, जब आप लोग आएंगे अपने एज में, मान लीजिए 45-50 के रेंज में रहेंगे, उस समय एवरेज जो शिक्षा लेगा वो पीएचडी होगा। ग्रेजुएशन से बढ़ के बिना पीएचडी किए रेयरली ओकेजनली कोई मिलेगा, तब आपको सब्जी बेचता हुआ पीएचडी वाला दिखाई देगा। अभी ग्रेजुएशन दिख रहा है, उस समय आपको पीएचडी वाला दिखेगा। दूसरा इंडिकेटर है इसका ज्ञान शिक्षा में, यानी कि हम पहला डायमेंशन में बोले एक इंडिकेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। दूसरे में जो शिक्षा वाला है उसमें दो इंडिकेटर है। पहला हो गया एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, दूसरा है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। लिखिए, दूसरा मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। हिंदी बताते हैं, एक मिनट। औसत स्कूली शिक्षा वर्ष, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, औसत स्कूली शिक्षा वर्ष। यह बताता है, यह बताता है कि 25 वर्ष, यह बताता है कि 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों ने, 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों ने औसतन कितने वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की है? औसतन कितने वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की है? ठीक है, एक में बताए कि जो बच्चा जन्म ले रहा है, यानी पहला इंडिकेटर में बताए कि ये बच्चा जन्म ले रहा है तो आज की कंडीशन में मिनिमम ग्रेजुएशन तो ये कर ही लेगा, एक्सपेक्टेड है। और दूसरा हम बताए कि 25 से ऊपर वाला जो आपका अभी जनसंख्या मेजॉरिटी कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें कितना कर चुका है, क्योंकि ये दोनों मिला के ही आपका ओवरऑल शिक्षा पता चलता है कि एक कितना करने का अपेक्षा है और दूसरा
कि ये जो एग्जिस्टिंग फोर्स है अभी हम लोग के समय में करेगा, हम लोग के समय में अगर एवरेज निकालेगा तो मोस्टली ग्रेजुएशन आपको दिखेगा कि सब लोग ग्रेजुएशन कर रहा है। वही 20 साल पहले अगर निकालता यही मीन ईयर वाला तो उसमें दिखता 10वां, 10th। तो यही डिफरेंस है। इन दोनों के बेसिस पे आप दूसरा वाला इंडिकेटर यानी कि जो इस शिक्षा वाला है वो निकालते हैं। तीसरा लिखिए, सम्मानजनक जीवन स्तर। सम्मानजनक जीवन स्तर, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इस इस इंडिकेटर, इस सूचकांक को, सॉरी, इस संकेतक को, इस संकेतक को मापने के लिए इस संकेतक को मापने के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ग्रॉस नेशनल इनकम एट पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो यानी कि अगर हम इसको समराइज करें, इसमें भी फिर एक इंडिकेटर आया, वो है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। यानी कि हम इसमें आपको बताएं कि 3 डायमेंशन हुआ। पहला हेल्थ, अगर एक समरी बनाए तो 3 डायमेंशन हुआ। दूसरा हुआ एजुकेशन, और तीसरा हुआ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इसके अंदर में हम इंडिकेटर बताए, संकेतक जिसको बोलते हैं इंडिकेटर, कि भैया ये हेल्थ मेजर करेंगे तो क्या मेजर करेंगे। तो हेल्थ का संकेतक जो होगा, जो संकेत देगा, वो एक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इसमें हम बोले दो है, एक है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, और इसमें बोले कि इसको मेजर करते हैं जीएनआई पर कैपिटा। ठीक है। नेट प्रति व्यक्ति आय जो है वो नेट बताए थे। इसमें ग्रॉस पर कैपिटा, जीएनआई पर कैपिटा ये डिफाइन किया गया। देखिए, ये जो है पैनलिस्ट डिसाइड करता है कि हम ये पकड़ें या ये पकड़ें। अब क्या है कि जैसे ही नेट पकड़ेगा तो डिप्रिसिएशन फिर हर कंट्री का अलग अलग कर देगा अपने हिसाब से। बोले ना, जीएनआई से एनएनआई जाएगा तो डिप्रिसिएशन घटाएगा। तो जैसे ही नेट पकड़ेगा तो जो ऊपर सपोज कीजिए उसके पास 50 कंट्री को कंपैरिजन करना है, तो एक काम और बढ़ गया कि वो डिप्रिसिएशन हर जगह को घटाए, तो वो ऊपर ही ले ले रहा है कि भैया आप जो जीएनआई देंगे हमको डिप्रिसिएशन से मतलब नहीं है, हम वहां से पर कैपिटा उठा के और आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, एक लाइन लिख लीजिए लास्ट में। इन तीनों के आधार पे एक डायमेंशन सूचकांक बनता है, आयाम सूचकांक बोलते हैं इसको। देखिए, थोड़ा सा डिटेल में इस वाले को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि एक बार पूछ चुका है यूपीएससी कि ये कैसे गणना में, प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। अभी हाल ही फिलहाल में 1-2 साल पहले ही पूछा है, ईयर याद नहीं है। तो इसीलिए आयाम थोड़ा सा ये, अदरवाइज यहीं पे हमारा
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंप्लीट हो जाता है इस तीनों सूचकांक के साथ। थोड़ा सा अगर हम अंदर जाएंगे तो आयाम सूचकांक को बोलते हैं डायमेंशन इंडेक्स को। डायमेंशन इंडेक्स का मतलब हो गया कि ये तीन डायमेंशन हुआ, तीनों डायमेंशन के हिसाब से तीनों का अलग अलग इंडेक्स बनेगा कि हेल्थ इंडेक्स पे क्या परफॉर्म कर रहा है कोई कंट्री, एजुकेशन इंडेक्स पे क्या परफॉर्म किया, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सूचकांक पे क्या परफॉर्म किया। तो आयाम सूचकांक जब तीनों का निकल जाएगा अलग अलग, तो तीनों का जब ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा, वही होगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑल थ्री डायमेंशन इंडेक्स, जो है वो HDI देगा। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल का भी एग्जांपल देंगे आगे। अभी गोल पोस्ट, वो जो आप सूचकांक बनाए थे आपको कि उसमें क्या होता है कि पहले आइडियल मान लीजिए कि हम कोई ये प्रकाशित कर रहे हैं, मान लीजिए मार्क्स शीट प्रकाशित कर रहे हैं, तो हम बताएंगे ना कि भैया इस एग्जाम में या इस परफॉर्मेंस के लिए मिनिमम मार्क्स आपको 0 मिलेगा और मैक्सिमम 100 पे तक जाएंगे आप। तो इस हर सूचकांक का मिनिमम, जैसे तीन आपको आयाम बताए, तीनों आयाम में मिनिमम मैक्सिमम फिक्स किया हुआ है कि मिनिमम यहाँ रहेगा, मैक्सिमम ये एक सोसाइटी अगर विकसित कंप्लीट विकसित पे जाएगी तो यहाँ अचीव करेगी। तो उसका गोल पोस्ट बना हुआ है, तो इसको लिख लीजिए संकेतक के रूप में। चारों संकेतक को डालिए, लिखिए पहले 1 2 3 4 जो आपका लिखवाए हुए हैं, पहला में 1 हो गया, बाकी दूसरा में 2 हो गया, और तीसरा में 1 हो गया। लिखवाए ना, अभी शिक्षा में 2 आया, इस हेल्थ पे 1 आया, और जीवन स्तर पे 1 आया। तो चारों को पहले एक साइड संकेतक के नीचे लिख लीजिए 1 2 3 4 करके। अभी एक चार्ट लिखवा रहे हैं, न्यूनतम और अधिकतम। तो जीवन प्रत्याशा में न्यूनतम जो है वो 20 साल वर्ष माना गया है, अधिकतम 85 वर्ष। अपेक्षित शिक्षा वर्ष जो है वो 0 वर्ष माना गया है, और अधिकतम मान 18 साल माना गया है। फिर तीसरा जो औसत शिक्षा वाला है, औसत शिक्षा वर्ष, वो 0 माना गया है और ये 15 माना गया है। और जो ग्रॉस नेशनल इनकम वाला बात किए हैं, वो $100 मिनिमम माना गया है, $100, और ये $75,000। अब ये लिख लिए क्या? नहीं सुन रहे? 15, हाँ 25 वर्ष के बाद वाला डेफिनेशन ही वही है ना कि 25
वर्ष के आयु, जैसे अभी हम लोग आ जाएंगे इसमें, हम लोग तो अब जन्म लेने वाला कैटेगरी में नहीं आए ना। हम लोग के समय तो शिक्षा का स्तर कुछ और था, तो हम लोग उस वाले कैटेगरी में चले गए। देखिए ये दो क्यों लाया, उसका समझने के पीछे समझना पड़ेगा आपको कि समाज में कुछ ऐसा है जो अभी 0 से 18 20 साल का आसपास का एज का है, और एक 20 एडल्ट में 20 से ऊपर चला गया, या 18 से ऊपर ही मानिए। तो इसमें देखा गया कि जो 25 वर्ष वाला है वो शिक्षा छोड़ चुका है। मान के चला कि भाई 18 20 22 तक लोग पढ़ता रहता, तो एक कट ऑफ लिया 25। तो 25 साल वाला शिक्षा छोड़ चुका है आज अगर हम बात करें तो। और जो अभी है शिक्षा में, वो तो शिक्षा ले ही रहा है। तो इसीलिए दो कैटेगरी में बांटा, जो छोड़ चुका है वो पहले से कितना पढ़ के बैठा हुआ है, क्योंकि शिक्षा का स्तर उसके भी शिक्षा के स्तर पर निर्भर करेगा। तो वो एवरेज कितना पढ़ा हुआ है, और जो आज पैदा ले रहा है उसका पढ़ने का संभावना कितना है। तो इन दोनों का औसत जब निकालते हैं तो मेरा ये सूचकांक का मतलब दूसरे वाले सूचकांक का इंडेक्स निकलता है। हम क्या आपको बताएं कि देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखे हैं डायमेंशन इंडेक्स, यानी इस तीनों का अलग अलग सूचकांक निकलेगा, और तीनों को निकाल के हम ज्योमेट्रिक इंडेक्स करेंगे। आपको लिखवाए होंगे कि ज्योमेट्रिक इंडेक्स, सॉरी, ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, तो जाके हमको एचडीआई निकलेगा। तो इसका सूचकांक अलग निकलेगा, इसका सूचकांक अलग निकलेगा, इसका सूचकांक अलग निकलेगा, इसका सूचकांक निकलेगा, बोलिएगा एक ही टर्म है, एक ही इंडिकेटर है, तो एक ही निकला। इसमें एक ही है, एक ही निकलेगा, लेकिन इसमें तो दो निकलेगा। तो इस दोनों का एवरेज लेंगे, दिस प्लस दिस बटा 2 कर देंगे, तो ये इसका निकलेगा। वो भी अभी हम दिखाएंगे। तो अब गणना लिखिए, एचडीआई की गणना। पहला है, हम निकालते हैं डायमेंशन इंडेक्स। डायमेंशन इंडेक्स में होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू बटा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ये फॉर्मूला यूज होता है जो हम डायमेंशन इंडेक्स बोले निकालने के लिए। ठीक है, क्लियर है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए इस पे आइए, मैक्सिमम मिनिमम जो हम फॉर्मूला में वैल्यू लिखे हैं वो ये दोनों जाएगा, ये हर इंडेक्स का अपना अपना जाएगा। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू मान लीजिए कि अभी इंडिया का हम 1 मिनट के लिए इधर एक्चुअल वैल्यू लिखते हैं। एक देश है मेरा इंडिया, उसका हम निकालने का कोशिश करते हैं एचडीआई क्या होगा, और रैंडम लेते हैं। ये कोई इधर जो लिखेंगे वो ये मत मानिएगा कि इस साल का लिख रहे हैं। मान लीजिए कि मेरा पहला था हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। मान लीजिए हम 70 साल मान लिए कि अभी मेरा 70 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इसमें हम मान लिए कि लीजिए मेरा 13 साल जो है वो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है वो है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है वो हम मान लेते हैं कि मेरा 12 साल है, और इनकम जो है लगभग $50,000 के आसपास है। ठीक है, तो पहला इंडेक्स जो निकलेगा वो हम बोले एक्चुअल माइनस मिनिमम। फॉर्मूला देखिए, डायमेंशन इंडेक्स लिखा हुआ है ना, एक्चुअल माइनस मिनिमम बटा मैक्सिमम माइनस मिनिमम। यानी कि हम हेल्थ वाला जब इंडेक्स निकालेंगे, हेल्थ इंडेक्स का जब कुछ इंडेक्स निकालेंगे, तो 70 में से 20 घटाए डिवाइडेड बाय 85 - 20, जो भी होगा ए मान लेते हैं इसको। तो मेरा पहला निकल गया। दूसरा जब हम निकालेंगे, दूसरा में दो कंपोनेंट है, ध्यान देंगे। तो दूसरा में जब इस वाले को निकालेंगे, दूसरा में जब हम इस वाले को निकालेंगे, एक्सपेक्टेड ईयर वाले को, तो इसमें क्या करेंगे, 13 - 0 बटे 18 - 0 करेंगे। क्लियर है, फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, यानी कि ये मान लेते हैं बी।
तीसरा जो आएगा उसको हम लिखेंगे 12 - 0/15 - 0, यही करेंगे। ये मान लेते हैं कुछ आया C। ठीक है। तो दूसरा, पहला इंडेक्स जो आया था मेरा A आया था, यहाँ पे लिखे हैं ना A। दूसरा B और C आया, तो हम दूसरे इंडेक्स को के लिए क्या करेंगे, दूसरा इंडेक्स मेरा हो जाएगा B+C/2। इसको हम लिख दिए D = D। कोई दिक्कत? तीसरा जो है 50,000 किए हैं, तो इसको $50,000 -100/75,000 में से 100, तो ये मान लेते हैं E आया। तो तीसरा इंडेक्स जो आया, तीसरा इंडेक्स जो है मेरा आया, वो आया E। तो अब एक्चुअल HDI जब कैलकुलेट करेंगे, HDI, तो ज्योमेट्रिक मीन हम बोले तीनों सूचकांक का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, तो ज्योमेट्रिक मीन होगा A × B इन ए नहीं A × D × E⁴ ये आपका एक्चुअल सूचकांक जो है उस देश का स्कोर इतना ही होगा, वो आपको ऐसे ही निकलेगा। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लिए, यही तरीका है। अब क्या है कि कोई रिपोर्ट आए, जब पेपर में देखिएगा रिपोर्ट कुछ भी, तो ये इसी सब पैरामीटर पे अलर्ट हो जाइएगा। क्लास में संभव नहीं है कि हम सारे रिपोर्ट को आपको कंपेयर पढ़ा दें, बहुत सारा इंडेक्स है, 75, 100, 150, 200, उससे ज्यादा इंडेक्स है, और सबके पीछे भागना भी नहीं है। जिस साल जो ज्यादा न्यूज में रहे, जिस पे ज्यादा हल्ला हो, उसको करंट अफेयर्स उठा के पुट कर देना है। ये बहुत बेसिक था, इस पे बार बार पूछता है, इसीलिए हम लोग इसको क्लास में कन्वर्ट किए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग का लास्ट जाएगा, इसमें एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और कुछ कुछ आया, जैसे कि इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर के को। इसमें क्या है कि आप ये नहीं बताए कि महिलाओं का विकास कितना, आप पूरा मानव को पकड़े। लेकिन अगर सोसाइटी लेवल पे देखें तो महिलाएं वैसे भी स्ट्रक्चरली पीछे चल रही हैं, उनको दबाया जा रहा है। तो तब जब ये सवाल उठने लगा, तो बोला भैया मानव पे तो बता दिए, लेकिन मानव में महिला और पुरुष दोनों है, और दोनों को समान अवसर आप दिए नहीं है। तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स का कंसेप्ट आया, उसमें बोला गया कि इन इन स्तर पे, शिक्षा के स्तर पे महिलाएं कैसा परफॉर्म कर रही हैं, जीवन यापन के स्तर पे महिलाएं कैसा परफॉर्म करें। जब महिला स्पेसिफिक हो गया तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स GDI निकल गया। तो ऐसे ही करके आपका बनना शुरू होगा। तो ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिकेटर जो भी बोलिए, वो कंप्लीट हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और इसी के से मिलता जुलता जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये तीन चार पैरामीटर को शॉर्ट में देखते हुए निकल जाएंगे। अगले क्लास में ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, पॉवर्टी पे, गरीबी और बेरोजगारी की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। कुछ पूछना है? समाप्त करते हैं यहाँ पे।